नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम एक बार फिर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनावों के जानकार सुदीप श्रीवास्तव। हम उनके साथ आज ऐसे दिन बात कर रहे हैं जब तमाम संस्थाओं की ओर से किए गए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि सीजीवाल ने एक जानी मानी संस्था फोर्थ डायमेंशन के साथ मिलकर इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव को अपने नज़रिए से देखा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन और मतदान के तमाम जो घटनाक्रम थे उस पर भी बारीक नज़र थी। और उसके प्रमुख कर्ता धर्ता सुदीप श्रीवास्तव नहीं, मैं केवल मार्गदर्शक था, करने वाली टीम अलग है। तो इसलिए उन्होंने पूरी स्थिति पर नज़र रखी हुई थी। उनसे इस बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो दिग्गज नेता हैं उनके चुनाव, जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। सुदीप भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये बातचीत में चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ को 4 रीजन में बांट के सरगुजा, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर, ये चारों को अलग अलग करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरगुजा संभाग से, जहां विधानसभा की 14 सीटें हैं। 11 सीट सरगुजा की, 3 सीट जशपुर की। पिछले बार यहां सभी की सभी जो 14 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। इस बार आपके नज़रिए से क्या संभावना दिखा देती? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और पहले तो मैं बता दूं कि मैं केवल मार्गदर्शक के रूप में टीम के साथ था। कर्ता धर्ता और करने वाले लोग अलग हैं। जितनी समझ मैंने विकसित की, उनको देख कर, काम को देख के, समझ के, तो सरगुजा जो है वो मुझे लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस का जो सबसे कमज़ोर इलाका रहने वाला है वो सरगुजा होगा। उसके कारण 2-3 हैं। एक कारण तो ये है कि वो इलाका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, जिस इलाके में बीजेपी और हिंदुत्व का प्रभाव थोड़ा अधिक है। उसको आप नकार नहीं सकते, ये अंडरप्ले करता है। दूसरा कारण ये है कि जो 2.5 साल के मामले के लेके लगातार टसल चलती रही, तो कांग्रेस के दोनों गुट, जिसको आप टी.एस. सिंहदेव गुट कहिए, भूपेश बघेल गुट कहिए, वो कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे के सामने नहीं खड़े थे तो साथ काम नहीं कर रहे थे। 6 महीने पहले करीब जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो पूरे प्रदेश में तो ये मैसेज चला गया कि भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव में समझौता हो गया है, और उसका लाभ भी हुआ बाकी प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि सरगुजा इलाके में ये समझौता जमीनी रूप पे उतरा नहीं। कारण ये है कि भूपेश बघेल के जो क्लोज लोग थे, या जो टी.एस. सिंहदेव साहब के विरोधी कहे जाने वाले खेमे के लोग थे, उनके टिकट कटे, वहाँ उनकी चली। जिनको सिंहदेव साहब बचाना चाहते थे, वहाँ कमज़ोर विधायक को भी टिकट मिला। तो अगर भूपेश बघेल अपना प्रयास कितना भी करे होंगे कि कांग्रेस को मिलके काम करना है, अगर नीचे के कैडर आप असंतुष्ट है, सहमत नहीं है टिकट कटने से, तो वो उसका असर दिखता है। 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि सरगुजा में बस्तर की जैसे, सरगुजा खासकर, कोरिया और जशपुर की 3-3 सीट छोड़ दीजिए, सरगुजा की 8 सीटों में 7 ऐसी सीटें थी जहां तीसरी टर्म में विधायक जा रहे थे। तो जब भी ऐसा होता है कि तीसरी टर्म में विधायक जा रहा हो, एक बार सत्ता पक्ष का और एक बार विपक्ष का विधायक रह चुका हो, तो वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत यूज होती है। फिर आपके पास कोई कारण नहीं होता कि आप मतदाता को समझाएं कि भाई मैं काम क्यों नहीं कर पाया, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। तो वो चीज भी सरगुजा में प्ले में है। पिछले बार 68 सीटें जीत के आए थे। बहुत विकराल बड़ी जीत दिखाई देती है, लेकिन जब आप आंकड़ों पे जाओ तो सरगुजा संभाग की 4 सीटें, 1, 2, 3, 4, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और प्रेमनगर,
आपको आश्चर्य होगा, इन 4 सीटों पर चारों में जीतने के बावजूद कांग्रेस का वोट 40% नहीं है। 36 से 38% वोट यहाँ पाए हैं, जो कि एक अच्छा वोट परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है, खासकर तब जब लहर हो। तो पिछले बार तो आप लकी थे कि इन चारों सीटों को जीत गए, जहां गोंडवाना ने 15-20 हज़ार वोट काटे। आज भी गोंडवाना वहां पे लड़ रही है, मजबूती से लड़ी है। और जशपुर जो इलाका था, जहां पर पहली बार आप 3 की 3 सीटें जीते थे, वो नेचुरली बीजेपी का इलाका कहलाता है। इस बार जूदेव परिवार का कोई प्रभावी आदमी वहाँ नहीं था, फिर भी वहाँ पर बीजेपी की जड़ें ज़्यादा गहरी हैं। तो 6 सीट तो वैसे ही आपकी होती हैं, और सरगुजा में आपकी एंटी इनकम्बेंसी। ये सब को लेके अगर आप जाएं तो मैं सरगुजा में मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस लकी होगी अगर वो स्कोर को 7-7 कर पाए। मुझे आशंका है कि वहाँ पर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम। और ये ज़रूर है, मेरा राइडर है, कि कुछ 4-5 सीटों में मार्जिन बहुत क्लोज रहने वाला है। वो तो किस्मत से होता है कि किसके तरफ पलटेगी। इस रीजन की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव, अगर बड़े नेताओं में उन प्रदेश भूपेश मंत्रिमंडल के अमरजीत भगत हैं। बीजेपी से देखें तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हैं, रामविचार नेताम है। ये सब दोनों तरफ से जो बड़े नाम हैं, इनको लेके भी कोई बात कर सकते हैं कि क्या संभावनाएं दिखती हैं इनके चुनाव में जीतने? देखिए, रेणुका सिंह अपना नेचुरल एरिया प्रेमनगर छोड़ के भरतपुर सोनहत लड़ने गई, और वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त फाइट दी है। वो अपने आप को वो अपना मायका कहती हैं वहाँ पे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छी फाइट देंगी। लेकिन आज की डेट में मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि भरतपुर सोनहत में रेणुका सिंह अगर जीत जाती हैं तो। क्लोज है लड़ाई, लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट दी है और उनको मदद मिली है गोंडवाना से। बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि जहाँ वो वोट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती अपने, वहाँ वो कांग्रेस के वोट कैसे कम करे, उन पार्टियों को संसाधन उपलब्ध कराए। तो गोंडवाना और ऐसी बहुत सी छोटी पार्टियों को पूरे प्रदेश में, खासकर भरतपुर सोनहत सीट में गोंडवाना की स्थिति के बारे में, तीनों पूरे कोरिया जिले में तो वो मजबूत लड़ाई उन्होंने की है। रामविचार नेताम को तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो मूल प्रतिद्वंदी थे बृहस्पत सिंह, उनका टिकट कटा। अजय तिर्की लड़े हैं, लड़ाई अच्छी है, लेकिन वो फ़ायदा उनको मिलता दिख रहा है। टीएस सिंहदेव साहब को चुनाव जीतने में मुझे ज़्यादा शंका नहीं है, मार्जिन उनकी कम हो सकती है। उनके बारे में भी एंटी इनकम्बेंसी विरोध बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उनका इतना प्रभाव है कि वो जीत जाएंगे। 11 नंबर सीतापुर अमरजीत भगत सबसे ज़्यादा मैं फिंगर्स क्रॉस जिसको कहते हैं वो रख रहा हूँ कि कवासी लकमा की जो स्थिति है वही अमरजीत भगत की है कि अभी तक ये विपक्ष के विधायक में लगातार जीतते आए थे, पहली बार ये सत्ता पक्ष और मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी इन दोनों से और अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। अब अपन बिलासपुर संभाग में आते हैं, जिसमें रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, मुंगेली और मरवाही इलाके की 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों का जो पिछला रिकॉर्ड है 2018 का, वो 12 सीट कांग्रेस जीती थी, 7 सीट बीजेपी जीती थी, जो उसका इन 24 के हिसाब में अच्छा प्रदर्शन था। जो टोटल छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, 3 सीट जोगी कांग्रेस को मिली थी और 2 सीट बसपा को। यानी ये क्षेत्र है जहां पर भाजपा को ठीक एज मिला था। उसके साथ साथ यहाँ जोगी कांग्रेस भी थी और बहुजन समाज पार्टी भी थी। इस बार इन जो 12 सीटें हैं, 24 सीटें हैं जो बिलासपुर संभाग की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है 2018 के डेटा। 2018 में 43% वोट था कांग्रेस का। उस हिसाब से सामान्य रूप से सीटें बनती थी 55-56, सीटें आई 68 से ऊपर। क्यों? क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो सामान्य रूप से 37-38 रहता था, वो घट के 33 पे आ गया। 11% बसपा जोगी गठबंधन ने वोट पाए। लेकिन यही आंकड़ा बिलासपुर संभाग में बहुत जबरदस्त है।
यहाँ बिलासपुर संभाग में 35% वोट कांग्रेस का है और 33% वोट बीजेपी का है और 32% वोट जोगी बसपा का है। तीनों तो बराबरी की स्थिति। ये स्थिति थी और सीटें भी वैसी आई हैं। कांग्रेस थोड़ा सा 2% ज्यादा लेके कुछ सीटें ज्यादा जीत गई। अब ये वो इलाका है जहां कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उस सतनामी वोटों की वापसी होगी। जोगी बसपा गठबंधन अलग हो गया है, अब अजीत जोगी जी की पार्टी उतनी मजबूत रही नहीं, तो यहां पर वो गेन की उम्मीद कर रही है। मुद्दा यह है कि गेन कितना होगा, 12 का 13 होगा या 12 का 18 होगा। अगर 12 से 18 होता है तो बहुत हेल्दी गेन है। यहां पर प्रॉब्लम आएगी, कोरबा की 4 जीते थे, रायगढ़ की 5 जीते थे, 9, तो इनको हटा दो तो मैदान की सीटें तो आप हारे थे ना बुरी कदर। जांजगीर 2 ही सीट मिली थी, मुंगेली बिलासपुर 2 ही थी, ठीक, मुंगेली की कोई सीट नहीं थी। नहीं थी। तो ये इलाके में आपको गेन करना है। अब गेन कितना होगा ये डिपेंड करता है। और सत्तामी वोटों की वापसी डेफिनेटली हुई है, लेकिन जो एक एससी में आजकल जब से भीम आर्मी का चलन आया है तब से एक उग्र पॉलिटिक्स, एग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स भी दिखने में आ रही है। यहाँ जो नग्न प्रदर्शन हुआ था वो उसी का हिस्सा था। आज वो नग्न प्रदर्शन वाले लोग तखतपुर, लोरमी सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कितना डैमेज कर रहे हैं क्या है ये सब नतीजा बताएगा। लेकिन मैं वो मानता हूँ यहाँ पर कि कांग्रेस 15 तो क्रॉस करेगी ही, मतलब जो पिछला प्रदर्शन है उससे बेहतर बेहतर रहेगा। बेटर करेगी। ये अब जो 24 सीटों में और जिनकी हम बात कर रहे हैं उन सीटों में अगर बड़े नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के चरणदास महंत जो सख्ती से चुनाव लड़ रहे हैं, जो स्पीकर हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी के भी कई दिग्गज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अरुण साव, भाजपा के अध्यक्ष, ये 4 बड़े लोग हैं। जो उसमें एक सांसद ही है अरुण साव जो चुनाव लड़ रहे हैं। इनको मतलब इन नामों को सामने पर रखें तो क्या लगता है कि किसके साथ क्या स्थितियां? देखिए, ये ग्रामीण सीटों पर जितना मैं घूमा बिलासपुर संभाग में, ग्रामीण सीटों पर झुकाव कांग्रेस के तरफ है। किसान, धान और जो 5 साल सरकार की योजनाएं रही उसके ऊपर है। और यही चीज़ रायपुर और दुर्ग संभाग में भी है। बस्तर, सरगुजा में उतना प्रभाव नहीं है इनका। उसका शायद कारण ये है कि जो बोली है छत्तीसगढ़ी वो दोनों जगह उतनी नहीं बोली जाती, इस बीच के इलाके में ज़्यादा है। सांस्कृतिक रूप से भी ये ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो इसमें धर्मलाल कौशिक जी की जहाँ तक बात है वो बहुत कठिन लड़ाई में है। चुनाव जीत सकते हैं, असंभव नहीं है, उनको चुनाव लड़ना और जीतना आता है। कठिन लड़ाई है। अमर अग्रवाल जी को मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि अगर पिछले बार जो अपर कास्ट का वोट बहुत बढ़ गया था वो मुझे इस बार उतना बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस शहरों में कमज़ोर हुई है, उसके 2-3 कारण हैं। 76% आरक्षण का भी प्रस्ताव एक कारण है, सवर्णों में कांग्रेस के तरफ से होने का, मोदी की इमेज बढ़ने का, हिंदुत्व का, इस सारा चीज़ का। लेकिन अगर 15,000 रुपये महिलाओं वाला जो मामला है, क्योंकि मेरे घर में जो काम वाली महिलाएं हैं उनसे मैंने पूछा तो कहा कि 15,000 के कारण हमने कांग्रेस को दिया। तो अगर वो काम करेगा तो शहरों में भी कांग्रेस अच्छा करेगी। अदरवाइज शहरों को बिजली बिल हाफ के अलावा कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे शहर का मतदाता अट्रैक्ट हो। छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री लोग सोचते हैं शहर का मामला है, वो शहर का नहीं है। शहर के बाहर जो ग्रामीण इलाका है जुड़ा हुआ पेरीफेरल, वो उसका मामला है। तो वो वोटर दूसरे विधानसभाओं में। तो ये चीज मैंने देखी। तो अमर अग्रवाल भी लड़ाई में है। अरुण साव को बहुत फायदा हुआ है, वहाँ कांग्रेस का बागी लड़ गया। फिर वहाँ पे संजीव बर्मन वो दलित नेता भी लड़ गए। और जयसिंह अग्रवाल ज़्यादा सेफ है, चरणदास महंत भी सेफ है, ये मानता हूँ मैं। तो ये लगता है कि जो बड़े नेताओं में बहुत उछल पुथल यहाँ एक आध सीट पे होगी, बाकी सीटें बचा लेंगे। अब इससे आगे बढ़ें तो रायपुर डिवीज़न, जिसमें रायपुर, दुर्ग,
नांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, ये इसकी 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में पिछले बार का हिसाब है कि कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ किया और 40 में 31 सीटें जीती थी। नहीं, उसमें आप दुर्ग को अलग करिए। दुर्ग संभाग में 20 में से 17 है। अच्छा, हाँ, दुर्ग तो 85% है स्ट्राइक रेट, दुर्ग में है ना। रायपुर में वो स्ट्राइक रेट 60 है। 60 है। आप जब दोनों मिलाते हैं तब आपको 72% का स्ट्राइक रेट आता है, लेकिन रायपुर स्ट्राइक रेट कम है। तो आप ये भाजपा ने इसमें उस समय जितनी यहाँ 24 सीटों में 7 सीट जीती थी, उतनी वो 40 सीटों में 7 सीट जीती थी बीजेपी। हाँ। और वहां भी 2 सीट जो कि कांग्रेस को उस समय छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को मिली। इस बार 8 सीट वहां जीती, 15 टोटल। हाँ। अब क्या संभावना दिखती है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों जगह 20-20 सीटें हैं। कांग्रेस दोनों जगह आधे से ज्यादा सीट जीतेगी। 12-12 सीटें मैं मानता हूं कि दोनों संभाग में जीत के आएगी, दुर्ग और रायपुर से। हाँ, 12-12 सब सीटें कम से कम जीत के आएगी। उसका कारण यही है कि जो ग्रामीण इलाका है, धान का इलाका है, उस इलाके में और भूपेश बघेल का प्रभाव जो है वो रायपुर दुर्ग संभाग में ज़्यादा है और बिलासपुर में भी पड़ा है। इस बार बिलासपुर में प्रभाव पड़ने का एक कारण है कि जोगी जी के नहीं रहने के बाद जो वैक्यूम बना उसको भूपेश बघेल ने फिल किया है। यहाँ पर और कोई नेता उसको फिल नहीं कर पाया, तो वो फायदा भूपेश बघेल को हुआ। तो ये जो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो 64 सीटें हैं, ये इस बार पहली बार ऐसा होगा कि बस्तर सरगुजा सरकार नहीं बनाएगा, ये 64 सीटें सरकार, मैदानी हिस्से के लोग ये सरकार बनाएंगे। तो यहाँ भी आपको ये लगता है कि आधे से अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, जा सकती थी। हाँ। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें तो एक सबसे बड़ी सीट तो पाटन सीट है, जहाँ पर इसमें कोई शंका नहीं है। जो सीएम है, हाँ, वहाँ पे उनकी जो देखिए, पाटन में कोई शंका नहीं है, ताम्रध्वज भी जीत जाएंगे। जो शंका व्यक्त की जा रही है वो व्यक्त की जा रही है रविंद्र चौबे जी के लिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान दंगे वाला मामला था। लेकिन मुझे लगता है कि वो आखिरी चुनाव है ये जो बोल के लड़े हैं, उसमें वो उनको एक सिंपैथी मिलेगी और शायद वो निकल जाएंगे। कवर्धा तो देखिए, कवर्धा का मामला अलग है। कवर्धा में जो आदिवासी इलाका है, जो करीब 27-28% आदिवासी इलाका है, वो मोहम्मद अकबर का बहुत मजबूत इलाका है। और जो भोरमदेव टाइगर रिजर्व को उन्होंने रोका, वो अच्छा है या बुरा है पर मैं इस पर नहीं जा रहे हैं। उसका पॉलिटिकल फॉल आउट ये है कि 43 गांव जो विस्थापित होने के खतरे में थे उनको उन्होंने बचाया, तो उन 43 गांवों का बहुसंख्य वोट मैं मानता हूं कि उनको मिलने वाला है। तो वो एक बड़ी उनको वो है, और वो एक मैसेज भी है कि ये हमारे लिए ये आदमी ने बचाया है। तो वो उस तरीके के जो सिमिलरली प्लेस्ड लोग हैं ट्राइबल बेल्ट में तो वो फर्क है। तो अकबर का भी मुझे लगता है, बीजेपी में बृजमोहन तो मुझे नहीं लगता कि हार रहे हैं। वो भले रामसुंदर दास जी ने अच्छी फाइट दी है, रमन सिंह बल्कि अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता, गिरीश देवांगन जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और उन्होंने बहुत तकलीफ पैदा की है। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ कोटा विधानसभा में है कि एक 300 किलोमीटर दूर का विधायक, चाहे वो जूदेव परिवार का हो, वैसे ही तिल्दा खरोरा का आदमी नांदगांव का विधायक, कुछ स्थानीयता का वो फर्क पड़ता ही है। तो हो सकता है वो, मुझे लगता है कि उस पर बहुत उथल पुथल नहीं होगी। हाँ, प्रेम प्रकाश पांडे और राजेश मूणत के जीतने पे अभी भी सवाल है, क्योंकि उन दोनों के खिलाफ में कांग्रेस के बहुत मजबूत विधायक हैं, देवेंद्र यादव और विकास उपाध्याय, युवा, 24 घंटे सक्रिय रहने वाले और हर तरीके से सक्षम। तो इन दोनों के जीतने पर अभी भी सवाल है। अजय चंद्राकर जी कठिन लड़ाई में हैं, क्योंकि पिछले बार धमतरी जिले की 3 में से 2 सीट बीजेपी जीती थी, उसमें बागी हो गया लड़ा था धमतरी में उसके कारण, और कुरुद में भी बागी होने के कारण। कुरुद में तो कांग्रेस 3rd थी और नीलम चंद्राकर 2nd था, जिनकी धर्मपत्नी इस बार अजय चंद्राकर से लड़ रही है। महासमुंद जो है 4 की 4 सीट कांग्रेस जीती थी, मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट कर पाएगी। अगर वहां 2 सीट भी जीतती है तो ट्रेन टूटेगा। महासमुंद इंटरेस्टिंग जिला है। 2003 चारों बीजेपी, 2008 चारों कांग्रेस, 2013 चारों बीजेपी, 2018 चारों कांग्रेस। इस बार अगर 2-2 होता है तो ये कांग्रेस ही सफलता है।
हाँ मतलब गेन करेगी। हाँ वो गेन है वो, क्योंकि वो 2 सीट हारने के बावजूद। हाँ। ठीक है, अब आए अपन बस्तर में। बस्तर की 12 में से 11 सीट कांग्रेस 2018 में जीती थी और 12वीं भी जीत गई थी। 12वीं बाद में जीत गई उपचुनाव में। इस बार क्या है वहां को लेके बहुत तरह की चर्चाएं हैं। नहीं, बस्तर में भी देखिए प्रॉब्लम वही है दो। एक तो छत्तीसगढ़ीवाद का उतना असर वहाँ नहीं होता, क्योंकि हल्बी गोड़ी का डायलेक्ट भी अलग है, कल्चरल एस्पेक्ट भी अलग है, सब कुछ। केशकाल के ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हैं बहुत कुछ चेंज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के भी 8 विधायक थर्ड टर्म में हैं, कि पहला टर्म विपक्ष में रहे, दूसरा टर्म सत्ता में रहे और अब फिर लड़ रहे हैं। तो जब तीसरी टर्म में आते हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ रहता नहीं है। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी और इंटरनल फाइट वाइट सब होती है वो अपनी जगह है ही है। 3-4 सीटों पे बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी। उन सीटों को वो वैसे भी जीतने की स्थिति में थी। अनूप नाग का टिकट काटना मेरे ख्याल से सही साबित नहीं हुआ। आज ये देखने में आ रहा है कि अनूप नाग निर्दलीय में भी ठीक ठाक फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस्तर आधा आधा होगा, कुछ किसी को 7 मिलेगी, किसी को 5, 6 हो जाएगा। अब इस तरह से हमने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर पर मोटे तौर पर बात की है। आप अब ओवरऑल अगर बात करें तो आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है? ज्यादा संभावना तो कांग्रेस की बनने की ही दिखाई दे रही है। बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होगा अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो आपसे क्या ये उम्मीद भी करूं कि आप सीट कितनी किसको दे रहे हैं? 50 से 55 सीट मैं मानता हूं कांग्रेस को आनी चाहिए, है ना। वो क्लोज सीटें, देखिए क्लोज सीटों का हम प्रोबेबिलिटी से डिसाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए 25 सीटें क्लोज हैं तो हम ये मानते हैं आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। कभी कभी उल्टा होता है। 2013 में 15 सीटें क्लोज डिसाइड हुई, उसमें 10 बीजेपी की तरफ गई, 5 कांग्रेस की तरफ आई। अब वो कलेक्टरों ने किया या कैसे हुआ वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वैसा हुआ। तो आधा आधा मैं क्लोज सीटों को अगर मानूं तो कांग्रेस 52, 53, 55 सीट आएगी और सब एक तरफ चली जाएंगी, तब भी मैं मानता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस ही होगी। सरकार फिर भी कांग्रेस की बनने की संभावना है। स्पष्ट बहुमत से सरकार बने। हाँ, माने फिर बने, भले वो 45-46 हो, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी की सरकार बनने का कोई मैंडेट नहीं है। जो चुनाव खड़ा हुआ बीजेपी का वो मेनली मैनिफेस्टो के बाद खड़ा हुआ, कि जब उनके पास जवाब नहीं था। उमन तो 2600 धान खरीदा था कद हुए, तो इनके पास जवाब नहीं था। जब इनका 3100 आया तो इनका पूरा कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतर गया। फिर वो 12,000 रुपये महिला और बहुत अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो इन्होंने दिया, जबकि ये विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार बोनस के खिलाफ थी, उन्हीं के कारण रमन सिंह बोनस नहीं बांट पाए। तो आज ये सब एकदम उल्टा जब किया तब इन्होंने, लेकिन इसके आगे घोषणा पत्र के आगे विश्वसनीयता का सवाल है कि आपने बोल के नहीं दिया था 2100 रुपये और 300 रुपये बोनस, ये लोगों ने बोला और दिया। तो सीधी लाइन पर कहें तो एक मोदी की गारंटी और भूपेश का भरोसा या कांग्रेस का भरोसा, इन दोनों के बीच। इसीलिए तो बीजेपी ने मोदी की गारंटी बोला, क्योंकि उनको मालूम है कि रमन सिंह की गारंटी नहीं चलेगी, अरुण साव की गारंटी नहीं चलेगी, इसलिए मोदी की गारंटी बोला। सुदीप भाई, आपने जो मुख्य जो सवाल है सब हमारे दर्शकों के सामने भी वही है कि सरकार किसकी बन रही है, उसका जवाब दिया। मैं एक जो मुद्दों की भी, किसानों के मुद्दे पर भी मोटे तौर पर आपने एक स्थिति स्पष्ट कर दी। जो एक बात है कि ओबीसी की पॉलिटिक्स जो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से चर्चा में है, मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से है, बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से कैंडिडेट ज़्यादा दिए मगर चेहरा नहीं दिया। इस मुद्दे का क्या कोई असर होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सबकॉन्शियसली भूपेश बघेल का चेहरा, सबकॉन्शियसली भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ीवाद, सबकॉन्शियसली छत्तीसगढ़ के बहुसंख्य लोगों के रोजगार से जुड़ी योजनाएं, चाहे वो धान की कीमत बढ़ाना हो। आप ये बताइए, 519 राइस मिल लगी 5 साल में, कोई चर्चा नहीं है। मैं तो ये तो भूपेश बघेल सरकार की भी असफलता है कि 519 राइस मिल को उपलब्धि नहीं बता पाए।
आप क्या स्टील का उद्योग लगेगा तभी उद्योग है, या सीमेंट बनाने का प्रदूषण वाला पावर प्लांट लगेगा तभी उद्योग है? 519 राइस मिल लगी इन 5 सालों में। क्यों? क्योंकि खेती धान की फायदेमंद हुई, रकबा बढ़ता जा रहा है, धान की खरीदी बढ़ती जा रही है। जितनी धान की खरीदी बढ़ेगी, कस्टम मिलिंग के लिए और मिल चाहिए। हर मिल रोजगार पैदा कर रही है, हर मिल व्यापार बढ़ा रही है, हर मिल टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ा रही है। लेकिन उस केवल धान को 2,500 या 3,000 रुपए देना केवल धान या किसान को देना नहीं है, ये पूरे मार्केट को बढ़ाता है। ये बहुसंख्य लोगों के हाथों में बाइंग पावर बढ़ना, यही लोग तो जाके टीवी खरीद रहे हैं, यही फ्रिज खरीद रहे हैं, यही जाके किताबें पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे शहर में आके अच्छे जगह पढ़ रहे हैं। और वो आत्मानंद स्कूल बहुत बड़ी सक्सेस योजना है। कुछ जगहों पर स्कूलों में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो बहुत सक्सेस है। तो ये जो सारा चीज है, ये एक कंप्लीट पैकेज है जो भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में दिया है कि हम गांव, गरीब किसान, लोकल आदमी, छत्तीसगढ़ी भाषा और ये सब को लेके आगे बढ़ाएंगे, जिसको 15 साल बीजेपी सरकार ने कंप्लीटली इग्नोर करके रखा। आज ये उनकी सफलता है भूपेश बघेल सरकार की कि छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो पे पहले माला बीजेपी के कार्यक्रम में पहनाई जा रही है। आज ये उनकी सफलता है कि उनका कैप्शन बदलबो बदलबो अब नहीं सही बो छत्तीसगढ़ी भाषा में है। ये सफलता भूपेश बघेल की है। और भूपेश बघेल की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने मोदी को धान की कीमत 3100 रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसको वो 2,000 रुपए नहीं देना चाहते थे 2018 में, जिसके कारण रमन सिंह को उन्होंने कहा कि बोनस नहीं बटेगा, और जिसको वो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते थे और पिछले 5 साल लगातार अड़ंगा लगाए कि आप ये बोनस नहीं बांटोगे। आज वो मजबूर हो गए प्रधानमंत्री मोदी कि उनको स्वीकार करना पड़ा कि धान की कीमत 3100 करनी पड़ेगी। और आज केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश में उनके घोषणा पत्र में 3100 है, 2100 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है, लेकिन मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र उसको 2700 में खरीदने तैयार है, मतलब 600 रुपए का बोनस उसमें भी है। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का भाजपा का घोषणा पत्र जो आएगा, उसमें समर्थन मूल्य सभी फसलों का 500-500 रुपए बढ़ने वाला है। ये बात कि किसान को एड्रेस किए बिना, खेती को लाभकारी बनाए बिना आप देश में नहीं आगे बढ़ सकते। ये नरेंद्र मोदी को अगर समझ में आई और माननी पड़ी तो इसका श्रेय तो भूपेश बघेल सरकार को जाता है। बिल्कुल। अब ये श्रेय छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भूपेश बघेल को दिया है या नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। और हम सबकी दिलचस्पी इसी सवाल पर है। और यही वो दे रहे थे, इसलिए तो भाजपा का घोषणा पत्र 3100 बोला। वही ये जो श्रेय की बात है, क्रेडिट की बात है, ये क्रेडिट का हिस्सा किसके पक्ष में जाता है, यही देखना होगा। सुधीर भाई, आपने समय दिया और हमसे बातचीत की, और बहुत सारे जो सवाल जो सबके मन में है उनका जवाब सामने लाने की कोशिश आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भी उन मुद्दों को लेकर भी एक बार बैठेंगे जो मुद्दे इस चुनाव ने दिए हैं। आपका बहुत देखिए, एक ही चीज है आखिरी में मैं जो राइडर बोलता हूं, कांग्रेस की रणनीतिक भूल है 75 पार बोलना। ये मैं बार बार कहते रहा, इससे चुनाव ये होता है कि भूपेश हमार सरकार तो आवत है, ये आदमी बने नहीं है, एला निपटाओ। इससे चुनाव स्थानीय बनने का खतरा बनता है। मोदी कभी ये गलती नहीं करता। मोदी बोलता है कमल आपका चेहरा है, कमल को देखो, मजबूत सरकार बनाओ। ये लोगों ने बार बार 75 पार बोल बोल के अपने वर्कर को और अपने वोटर को ये एहसास कराया कि सरकार तो आ ही रही है। अब इस धोखे में कुछ जगहों पर विधायक अच्छा नहीं है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है, उसको निपटाने का जो खेल होता है वो कहीं होगा तो इनके लिए बहुत, इस पूरे चुनाव में जो एक गलती है कांग्रेस के पूरी रणनीति में, वो 75 पार बोलना है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए। पिछले बार 65 पार बोल के अमित शाह भुगत चुके हैं कि वो 15 पे आ गए थे। 65 पार बोले कांग्रेस भाजपा के लिए और सीट आई 65 पार कांग्रेस की, क्योंकि वही हुआ कि उनका वर्कर, सरकार तो बोले अपना तो बनेगा ही ना, सीट तो आ ही रहा है, अमित शाह तो चाणक्य हैं, वो बता रहे हैं तो बनेगी।
इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, सब निपट जाए। सुधीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव के बाद फिर एक बार हम बैठेंगे और इन उन मुद्दों की बात करेंगे जिसने छत्तीसगढ़ के चुनाव की दिशा तय की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।